हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जिपमर के न्यू रिक्रूटमेंट के बेसिस पर होने वाला है। तो जिपमर में जो है अभी कुछ ही टाइम पहले जो है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और डिटेल में ये डिस्कशन होगा क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, कब उसकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ पाएं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है बेसिकली इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है फिल कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई भी इशू आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है डीएम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही जो भी इसके रिक्रूटमेंट के अपडेट हैं और जो फ्यूचर में आएंगे तो उसके बारे में जो है आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी इस ऐसे ही जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं तो उसके जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उसके बारे में जो है मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चैनल पर देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो है जिपमर है यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च जो कि आपका पौंडीचेरी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्रोशर मैंने ओपन किया ये है रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर जिपमर पुडुचेरी, ठीक है, नवंबर 2022। तो यहाँ पर जो है पहले हम इसकी डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो आपका 7 नवंबर को जो वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 1 दिसंबर 2022 है। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, अप्रोक्सीमेटली जो है 20 डेज अभी भी आपके पास बाकी हैं। तो आप जो है आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको इस वाली वेबसाइट पर मिल जाएगा jipmer.edu.in, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी हॉल टिकट जो आपका डाउनलोड होगा वो आपका 10 दिसंबर को जो है डाउनलोड हो जाएगा और जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा जो कि 18 दिसंबर 2022 को होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑनलाइन मोड का मतलब आपको बता दूं क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को डाउट रहता है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड का मतलब ये है कि आपको एडमिट कार्ड जो भी आएगा उसमें एक सेंटर मेंशन होगा, तो उस सेंटर पर आपको जाना होगा जिस भी सिटी को आपने सेलेक्ट करा होगा फॉर द एग्जाम सेंटर। तो वहां सेंटर पे जाके आपको वहां पर एक सिस्टम दिया जाएगा, उस सिस्टम पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आपका ये जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक स्किल टेस्ट भी शायद होगा, तो उसके बारे में लिखा है कि द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस लेटर, ठीक है। तो उसके बारे में अभी यहाँ पर शायद कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर बाद में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में दिया गया है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो टोटल जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो आपकी 433 हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर 175 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 43 हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 116 सीट्स रिजर्व हैं, एससी कैटेगरी के लिए 66 और एसटी कैटेगरी के लिए 33 सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एज पर द डिसीजन ऑफ द जिपमर गवर्निंग बॉडी 80% पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 80% जो यहाँ पर वैकेंसीज है यानी कि 433 का जो टोटल 80% होगा उतनी वैकेंसीज सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। बाकी जो 20% होंगी उसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी ऊपर मेरिट में आ सकती हैं और उसमें जो है उसी कोटा में जो है 20% में मेल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा है कि जो 23 पोस्ट है वो यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो 23 है ये 433 के अलावा होंगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है बाकी सभी कैटेगरीज का जो टोटल सम है वो यहाँ पर 433 करके दिया गया है और यहाँ पर 23 जो है अलग से शायद पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी पोस्ट है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए मैंडेटरी चाहिए। तो पहली चीज ये है कि अगर आपने सपोज बीएससी नर्सिंग अपना कंप्लीट करा है फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है बीएससी नर्सिंग करा है, या फिर दूसरी चीज ये है कि आपने जो है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करा हो किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तब आप एलिजिबल हो। दूसरी कंडीशन ये है कि रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है।
तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपने जो है बीएससी नर्सिंग अपना पूरा कंप्लीट कर रखा है 4 इयर्स का, या फिर आपने जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आपको अपना स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसमें आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ होनी चाहिए। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पहली एलिजिबिलिटी तो आपकी ये हो गई। ठीक है, दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने जो है जीएनएम किया हो, ठीक है, किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ साथ जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और उसके साथ जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग वाले सभी एलिजिबल हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज अ नर्स एंड मिडवाइफ। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया है, उसके साथ भी सेम सिचुएशन है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज अ नर्स एंड मिडवाइफ। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपने जो है अपना जीएनएम कोर्स कंप्लीट किया है, तो जीएनएम कोर्स वालों के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि जीएनएम के साथ साथ जो है आपका पहली चीज तो ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, और दूसरी चीज ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस जो है सिर्फ जीएनएम वालों के लिए कंपलसरी है, बाकी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, एज लिमिट जो है यहाँ पर 35 इयर्स दी है, और मिनिमम जो है एज यहाँ पर 18 इयर्स किसी भी कैंडिडेट की होनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 1/12/2022। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, रिटर्न एग्जाम की, जो कि आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो है सीबीटी सब्जेक्ट जो है उसमें आपका 70% जो है उसमें आपका रिलेटेड सब्जेक्ट कंसर्न होगा, और 30% में जो है आपका जनरल टेस्ट लिया जाएगा, एक एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट मान सकते हो। ठीक है, तो 70% जो है बेसिकली आपका जो भी कोर्स है, जैसे कि जीएनएम हो गया, मतलब जिससे भी आपने कोर्स से अप्लाई करा है नर्सिंग कोर्स से, या बीएससी नर्सिंग हो गया, तो उसमें 70% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके उस सिलेबस से पूछे जाएंगे, आपके नर्सिंग के सिलेबस से। बाकी जो 30% क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे, मतलब एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पर आपके रहने वाले हैं। तो 100 में से 70% लगाए तो 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के हो गए, 30 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के हो गए। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां पर जो है 4 मार्क्स का रहने वाला है, और टोटल जो टाइम यहां पर आपको दिया जाएगा पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए 100 क्वेश्चन का, वो आपको 90 मिनट्स का टाइम यहां पर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 1.5 घंटे का समय आपके पास यहां पर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के बारे में देखो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। तो स्किल असेसमेंट टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि उसका जो है उसके जो भी मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मेरिट में शायद नहीं जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ लिखा है कि वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो स्किल टेस्ट क्या होने वाला है, तो उसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर लिखा है द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर अबव पोस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। 4 to 8 stations will be created to evaluate the skill-based performance of the candidate on various procedures or instruments. ठीक है, the skill assessment test for the above post is only qualifying in nature. Date and time of skill test for the qualified shortlisted candidates will be announced later. ठीक है, तो देखो ये जो स्किल टेस्ट है बेसिकली आपकी ये नर्सिंग की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके बेसिस पे शायद रहने वाला है। ठीक है, तो 4 to 8 स्टेशन होंगे, मतलब अलग अलग वो स्टेशन वहां पर बनाएंगे, और वहां पर जो है आपको जो भी नर्सिंग से रिलेटेड आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, या जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में जो आपको सिखाया जाता है वो आपको वहां पर परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, और 4 से 8 स्टेशन रहेंगे अलग अलग की, मतलब पहले स्टेशन पे कोई और, मतलब कोई फर्स्ट प्रोसीजर है, फिर सेकंड प्रोसीजर है, फिर थर्ड प्रोसीजर है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसीजर वहां पर आपको एक एक करके परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने होंगे, और उसमें ये होगा कि जैसे 8 प्रोसीजर्स हैं तो आपको शायद 4 या 5 जो है वो आपको अच्छे से करने होंगे, तो आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे। और
स्किल टेस्ट जो है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मतलब जब आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद जो एक मेरिट लिस्ट होगी या फिर शॉर्ट लिस्ट होगी, उस शॉर्ट लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम होगा उनको स्किल टेस्ट का जो है डेट और टाइम बता दिया जाएगा और वेन्यू बता दिया जाएगा कि आपको कहां पर जाना है, तो वहां पर जाके आपको अपना स्किल टेस्ट देना होगा। ठीक है, बाकी यहां पर जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज जो स्किल टेस्ट में लिखी है वो 50 होनी चाहिए और जो सीबीटी है उसके लिए भी 50 होनी चाहिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। मतलब 50-50 मार्क्स जो है आपके, अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस से तो आपकी 50-50 दोनों में होने चाहिए और उससे नीचे अगर होते हैं तो फिर आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है, तो जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी तो वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप किसी भी उसमें बिलोंग करते हो कैटेगरी में। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है ये तो सब क्या बोलते हैं उन्हीं के लिए लिखा है जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे ओबीसी के लिए यहाँ पर लिखा है, तो इसको जो है आप एक बार जरूर चेक कर लें ओबीसी के बारे में। एक तो ये है कि सेंट्रल लिस्ट में जो है आपकी कास्ट का नाम होना चाहिए, तो ओबीसी के लिए मैंडेटरी होता है। और बाकी यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया गया है कि किस बेसिस पे जो है आपका सर्टिफिकेट वहां पर वैलिड माना जाएगा। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी इन सभी के लिए भी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, बाकी हाउ टू अप्लाई ये पता ही है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 1500 है और एससी एसटी के लिए 1200 है। बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन कोई भी फीस नहीं है और यहाँ पर उनकी फीस जो है वो 0 रहने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप लोग बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट होगा लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो फोटोग्राफ जो है वो आपको कुछ इस तरीके से अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा है द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद अ प्लेकार्ड वाइल द प्लेकार्ड इज बीइंग हेल्ड बाय द कैंडिडेट इंडिकेटिंग नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ कैप्चर। तो देखो बेसिकली आपको करना क्या है, जब आप फोटो अपना क्लिक करोगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तो आप क्या करना, स्लेट जो होता है जिस पर बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ग्रे कलर जो ब्लैक कलर का स्लेट होता है उस स्लेट को इस फोटो में आप देख सकते हो जैसे एक बच्चे ने पकड़ा हुआ है, तो ऐसे ही आपको पकड़ लेना है और उस पर जो है ऊपर आपका कंप्लीट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, वो आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। उसके नीचे उसी दिन की जिस दिन आप फोटो वो क्लिक कर रहे हो वो आप उसकी डेट ले लेना। किस फॉर्मेट में होनी चाहिए डेट, पहले आपका डे होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, फिर आपका कंप्लीट ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दो, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, जो डेट आपकी अभी जो चल रही है। ठीक है, जैसे आज सपोज 10 नवंबर है तो मैं लिखूंगा 10 फिर स्लैश फिर 11 फिर स्लैश फिर 2022। इस तरीके से आपको अपना नाम और डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो ऐसे करके आपको एक फोटो क्लिक करवा लेनी है और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, और जो आपका साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का वो 10 KB से लेके 80 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आई है फोटो को रिसाइज करने में तो आप मुझे जरूर बता देना, इस पर मैं जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका फोटोग्राफ को करने के लिए रहेगा। बाकी फोटोग्राफ को कैसे रिसाइज करना होता है उस पर मैंने एक जनरल वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, वहां से जाके आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, बस यही सब लिखा है। बाकी यहाँ पर जो लिखा है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया उसको अपलोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसका जो साइज है मैक्सिमम 800 KB का होना चाहिए और वो जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पर दी गई है। बाकी पेमेंट वगैरह जो है आप ऑनलाइन कर लोगे। एग्जाम सिटीज के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, एग्जाम सिटी कहाँ पर इसके रहने वाले हैं, तो पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, एनसीआर हो गया, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, फिर तिरुनेलवेली, फिर वेल्लोर, फिर बेंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु और उसके बाद तिरुवनंतपुरम, थ्रिसुर, कोची, कोझिकोडे, कोल्लम एंड कन्नूर। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जाके आप एग्जाम दे सकते हो जो भी आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ हॉल टिकट वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी, तो ये तो जब आपका बाद में जनरेट होगा तब आप देख लेना। ठीक है, अब आई डोंट थिंक कि आपके यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया, बाकी ओएमआर कैसे फिल करनी है इन सब के बारे में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको अभी
इस मोमेंट पर चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम या फिर जो भी आपके आगे प्रोसीजर्स होंगे। तो मैंने आपको अच्छे से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है। पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद एक शॉर्टलिस्ट रिलीज की जाएगी, उसका जो भी कैंडिडेट्स होंगे फिर उनका एक स्किल टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिटेल में समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पिन किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।